हेलो एवरीवन, दिस इज मी कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं पेरू में हुए एक ऑयल स्पिल की। इस ऑयल स्पिल का ब्लेम दिया जा रहा है लास्ट वीक हुए टोंगा के वोल्केनिक इरप्शन और उससे हुई एक सुनामी में। पेरुवियन प्रोसिक्यूशंस का यह कहना है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ओपन कर दी है। स्पेनिश ऑयल फर्म्स या स्पेनिश एनर्जी फर्म रेप्सोल जो है वो रिफाइनरी वहां चलाती है पेरू के कोस्ट पे। उस रिफाइनरी से या उस रिफाइनरी की वजह से कुछ एक ऑयल स्पिल जो है वो पेरू के कोस्ट पे देखा गया। अब ऐसा कंपनी का ये कहना है कि इसका रीजन हम नहीं है, इसका रीजन पिछले हफ्ते हुई एक वॉल्केनिक इरप्शन है और उससे हुआ एक सुनामी है। अब ये जो दोनों एरियाज के बीच का डिस्टेंस है जहां पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और जहां पे ऑयल स्पिल हुआ उसमें लगभग 10,000 किलोमीटर का फासला है और एक हफ्ते के बाद ये इंसिडेंट हुआ है। साउथ अमेरिका की ये जो पेरुवियन कंट्री है इसके एनवायरमेंट मिनिस्टर ने इस रिफाइनरी को 2 दिन दिए हैं। बोले कि आप क्रिटिकल पॉइंट्स ढूंढिए, किस तरह से ऑयल स्पिल को आप रोक सकते हैं और किस तरह से हम अपनी कोस्ट लाइन को बचा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एग्जैक्टली कि क्या था वो वॉल्केनिक इरप्शन, किस तरह से उसे एक मैसिव डिस्ट्रक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड देखा गया, क्यों ये इरप्शन काफी सालों के बाद, काफी डिकेड्स के बाद इस तरह का इरप्शन देखा गया और इससे पेरू को एग्जैक्टली एक हफ्ते बाद कैसे लॉस हुआ। आपको क्या करना है, आपको पीडीएफ डाउनलोड करने हैं टेलीग्राम पे, मुझे ट्विटर पे आपको फॉलो करना है। जैसे कि आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं, फोटोग्राफ्स देख पा रहे हैं, ये है वो मैसिव ऑयल स्पिल की जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ पेरू में हुआ है। इस ऑयल स्पिल से काफी ज्यादा इकोलॉजी का डैमेज हुआ है। आपको पता है जब जब इस तरह के ऑयल स्पिल्स होते हैं तो इकोलॉजिकल डैमेजेस बहुत होते हैं। जैसे कि यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट भी दी कि ऑयल स्पिल ट्रिगर्ड बाय सुनामी डिवास्टेट्स कोस्ट ऑफ पेरू। पेरू का जो कोस्ट है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है टूरिज्म के लिए भी, वो काफ़ी ज़्यादा हद तक ख़राब हो गया है। ऑयल स्पिल की वजह से यहाँ पे इकोलॉजिकल लॉस, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का लॉस काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। जैसे कि अभी आप मैप में देख पा रहे हैं कि ये वो एरिया है जहाँ पे ऑयल स्पिल है। इस एरिया में ऑयल स्पिल देखा गया है और इसका जो रीज़न बताया जा रहा है वो 10,000 किलोमीटर दूर टोंगा में हुए एक वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से। टोंगा आपको पता होगा किंगडम ऑफ टोंगा है, इसी के पास में फिजी है। ये आपके ईस्टर्न साइड ऑफ न्यूजीलैंड में है और यहाँ से जो भी ऑयल स्पिल हुआ, यहाँ से जो भी सुनामी आई या जो भी यहाँ पे पूरा का पूरा वॉल्केनिक इरप्शन हुआ उससे इम्पैक्ट हुआ आगे के एरिया में। तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखिए जो बताया जा रहा है रीजन कि पहले वॉल्केनिक इवेंट क्या हुआ, क्यों ये वॉल्केनिक इवेंट हुआ और क्यों इस तरह का मैसिव डिस्ट्रक्शन है। देखिए एक एक्सप्लोजन हुआ था जो हुंगा टोंगा वॉल्केनो में हुआ। अब ये बिगेस्ट वॉल्केनिक इरप्शन माना जा रहा है अभी तक पूरे वर्ल्ड में पिछले 3 डिकेड्स का। इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि 1 in a 1000 year इवेंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किंगडम ऑफ टोंगा जो है वो पैसिफिक आइलैंड्स का पार्ट है। यहाँ पे वोल्केनो जो है वो संक हो गया है ओशन के अंदर, उसकी वेंट जो है वो ओपन हुई और वो पहले से ही सबमर्ज्ड था फटने से पहले। मतलब ये जो वॉल्केनिक इरप्शन है ये सबमर्ज्ड है, ये बिलो द वाटर, अंडर द वाटर है, बिलो द सी है। अब ऐसे में इसने लगभग 260 किलोमीटर वाइड जो है ऐश प्रोड्यूस की और 39 किलोमीटर वो ऐश जो है वो हवा में गई। इससे काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक स्टॉर्म्स आए और लगभग 4 लाख लाइटनिंग स्ट्राइक्स जो है वो 3 घंटे में उस एरिया में देखी गई। इनफैक्ट इस वॉल्केनिक इरप्शन के होते ही एक सुनामी की वार्निंग जो है वो तभी ट्रिगर कर दी गई थी। जितने भी पैसिफिक आइलैंड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के जो कोस्ट है, जापान तक के जो एरियाज हैं या फिर नॉर्थ और साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट है, वहां पे कह दिया गया था कि एक सुनामी की संभावना है। यूजुअली देखा जाता है कि जब भी एक वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो अर्थक्वेक होता है, लेकिन यहाँ पे सुनामी की संभावना जो है वो बता दी गई थी और ये सुनामी काफ़ी अनयूजुअल इन कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे कि आप इमेजेस देख पा रहे हैं कि ये अंडर द सी, अंडर द वाटर से एक वॉल्केनिक इरप्शन होता है और ये इमेज जो है इसकी ली गई है, हमने इसको यूनिवर्स से या सॉरी इसको स्पेस से लिया है। तो इससे एक मैसिव शॉकवेव बनी है। ये शॉकवेव जो है वो 10,000 किलोमीटर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में ट्रैवल कर दी गई है। इनफैक्ट अगर आप अलास्का में देखेंगे जो यहाँ से 9,000 किलोमीटर दूर है इस इरप्शन से, वहां पे भी इसकी जो शॉक वेव्स को सुना गया, सोनिक वेव्स को सुना गया है। ये स्टनिंग जो सैटेलाइट इमेजनरी है ये बता रहा है कि किस तरह से सोनिक वेव्स जो है वो ट्रैवल करती हुई 9-10 घंटे बाद तक अलग अलग कोस्ट पे पहुंची है। अब इससे टोंगा में क्या क्या लॉस हुआ, देखिए टोंगा में अंडर सी कम्युनिकेशन केबल खराब हो गई है, फोन लाइंस वहाँ पे खराब हो गई हैं, वहाँ की जो आसपास की फ्लोरा फोना है वो खराब हुई है। ये जो पूरा एरिया है ये रीजन में काफ़ी ज़्यादा डिवास्टेशन हुआ है, कुछ मैन लॉस हुआ है, बाकी ज़्यादा जो लॉस हुआ है वो इकोलॉजिकल या आसपास के फ्लोरा और फोना का हुआ है। पास ही में आप देख रहे हैं फिजी है, फिजी की कैपिटल सुबा है और टोंगा की कैपिटल नुको अलोफा है। तो अल्टीमेटली
ये दोनों जो एरियाज हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपैक्टेड है, ये पैसिफिक ओशन के या पैसिफिक आइलैंड्स के पार्ट है, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि न्यूजीलैंड के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में बनता है। अब यहाँ से जो हाई वेव्स उठी उसका जो इम्पैक्ट है वो फिजी तक पे देखा गया। 2 मीटर के लगभग हाई वेव्स थी जिसने फिजी के सेटलमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय किया। बहुत सारे ऐसे अनइनहेबिटेड आइलैंड्स आप देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे आइलैंड्स ऐसे हैं जहाँ पे लोग नहीं रहते, जहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं है, अब ये सबमर्ज हो गए हैं। साथ ही साथ अगर आप बात करें टोंगा के क्लाइमेट की, तो टोंगा पे इस समय हैवी क्लाउड्स आ गए हैं जिससे सनरेज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। अब वो हैवी क्लाउड्स विंड्स होने की वजह से और वेस्टर्न पार्ट यानी ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव कर रहे हैं, बहुत जल्द वो इंडियन ओशन तक आएंगे। तो इसका देखिए बहुत ज़्यादा क्लाइमेट इंपैक्ट नहीं देखा जा रहा, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस तरह का जो इरप्शन है बहुत पावरफुल है। 1991 के बाद ये अब हुआ है। 1991 में ऐसा एक इरप्शन पिनाटुबो फिलीपींस में हुआ था। अगर आपको वो एरिया का थोड़ा सा भी फिजिकल ज्योग्राफी की नॉलेज हो तो आपको पता होगा कि ये जो एरियाज हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव वोल्केनोज के हैं। यहाँ पे टेक्टोनिक शिफ्ट होता रहता है जिससे एक्टिव वोल्केनोज जो हैं बहुत फ्रीक्वेंटली इरप्ट होते हैं। ये 30 साल के बाद इस तरह का इरप्शन हुआ है। अब ये वोल्केनो थोड़ा सा रिमोट एरिया में था और इस पे अभी स्टडी कर पाना मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है ये जो इरप्शन है ये बहुत अनफैमिलियर माना जा रहा है। अगर जैसे कि हम बात करें इस एरिया की, तो ये एरिया एक तरह का रिंग ऑफ फायर पे है। यहाँ पे एक टेक्टोनिक एक्टिव हॉर्सशू शेप्ड रीजन इसे कहा जाता है, जो ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड से होता हुआ एशिया जापान तक, साउथ ईस्ट एशिया जापान तक पहुंचता है, बेरिंग स्ट्रेट तक पहुंचता है और अमेरिकास के वेस्ट कोस्ट तक पहुंचता है। यानी अगर आप ये पूरे एरिया की बात करें तो लगभग ये जो पूरा एरिया है इधर का ये सारा एक्टिव वोल्केनोस का एरिया माना जाता है। और यहाँ पे टेक्टोनिक शिफ्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। इनफैक्ट अगर आप किंगडम टोंगा की बात करें तो वो एक फॉल्ट पे है। वो कंट्री जो है फॉल्ट और इंटरसेक्शन पे बनी है जहां पे पैसिफिक प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो आपस में मिल रही हैं। इस प्रोसेस को हम सबडक्शन कहते हैं। फ्रीक्वेंटली यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं क्योंकि यहाँ पे वार्म वाटर है। वो वार्म वाटर जो है वहाँ पे प्लेट सिंक हो रही है, साथ साथ मैग्मा राइज हो रहा है। काफ़ी विस्कस ये जो पूरा का पूरा सिनारियो है ये बनता जा रहा है और एक ट्रैप बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे हीटेड वाटर बबल्स जो है यहाँ पे उठते हैं टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से। ये सबडक्शन का जो मेथड है ये इस प्लेट का एक ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कर रहा है। इस इवोल्यूशन से फ्रीक्वेंटली हमने देखे हैं इस तरह के प्रॉपर अपने वोल्केनोस काफ़ी देखे होंगे। अच्छा, अब ये जो शॉक वेव्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया इसको देखा गया था, स्पेस से भी इसको देखा गया और काफ़ी ज़्यादा शॉक वेव्स जो हैं वो 9-10 घंटे तक सोनिक की स्पीड से ट्रैवल करती रही हैं। कहा जा रहा है कुछ एक टाइम में यहाँ पे एसिड रेन भी विटनेस होने को मिलेगी। कुछ एक हफ्ते में यहाँ पे एसिड रेन होगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो इस समय हवा में पहुंच चुका है। जब वो रिएक्ट करेगा तो एसिड रेन क्रिएट होगी और फाइनली वाटर ऑक्सीजन जब वो वहाँ पे इंटरेक्शन होगा तो आप एसिड रेन को भी विटनेस करेंगे। तो ऐसा भी वहाँ के क्लाइमेटोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि आपको बहुत जल्द एसिड रेन्स दिखेंगी। साथ साथ इस एरिया की जो इकोनॉमिक जोन है लगभग 7 लाख मरीन स्क्वायर किलोमीटर्स का जो एक एरिया है वो भी इस समय काफ़ी ज़्यादा डाई डाउन होता जा रहा है। वहाँ पे फिशेस जो हैं वो डाई ऑफ हो रही हैं, लाइवलीहुड जो है वो खत्म होता जा रहा है। अब इम्पैक्ट देखिए ये नहीं है, इम्पैक्ट यहाँ पे ये तो है ही, साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि पेरू पे कैसे पहुंचा। 10,000 किलोमीटर दूर एक शिप पेरू पे खड़ा था। हुआ क्या कि पेरू पे एक शिप जो है वो अनलोड कर रहा था ऑयल को। वहाँ पे ऑयल की लोडिंग अनलोडिंग हो रही थी और जिस तरह से शॉकवेव्स आई तो वो शिप जो है वो रॉक्ड हो गया। अल्टीमेटली शिप जो है वो पलट गया और वहाँ से जो अनलोडिंग थी क्रूड ऑयल की वो स्पिल ओवर हो गई। यानी वो जो क्रूड ऑयल शिप से उतारा जा रहा था वो शिप के डिसबैलेंस होने की वजह से गिर गया और काफ़ी ज़्यादा क्रूड ऑयल का जो स्पिल ओवर है, जो टैंकर है, वो अब लीक हो गया और उस पूरे एरिया में उसने ऑयल स्पिल कर दिया है। यहाँ पे अब आप देख रहे हैं इस ऑयल स्पिल के लीक हो जाने से लगभग 3 किलोमीटर की जो शोर लाइन है वो इम्पैक्ट हुई है। 3 कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स जो उस एरिया की, वहाँ पे मैरीटाइम कंटेमिनेशन हुआ है और बर्ड्स जो हैं या ओशन के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मर चुके हैं। अब यहाँ पे फाइन्स की बात की जा रही है कि $33 मिलियन तक का फाइन जो है वो एनवायरमेंटल डैमेज के लिए इस फॉर्म पे लगाया जाएगा। यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट ऐसे केसेस में होता है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का। आप यहाँ पे एक्ट ऑफ गॉड नहीं कह सकते कि हाँ एक्ट ऑफ गॉड था कि ठीक है हमने कुछ नहीं किया। कोई वोल्केनिक इरप्शन 1 हफ्ता पहले कहीं हुआ, उसका 1 हफ्ते बाद इम्पैक्ट कहीं आया, एक शॉक वेव आई और हमारा शिप जो है वो पलट गया और उससे ऑयल जो है वो स्पिल ओवर हो गया। तो ऐसे केसेस में एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लगाए जाते हैं। कंपनी को या फर्म को डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। साथ ही साथ एनवायरमेंटल क्लींजिंग का जो काम है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल डिफेंस जो है पेरू का वो कह रहा है कि काफ़ी स्पिल कंट्रोल कर लिया गया है। इनफैक्ट पैम्पिला रिफाइनरी जो है जिसका शिप था वो कह रही है कि बहुत लिमिटेड स्पिल है। हमने कंटेनमेंट बैरियर्स जो हैं वो डिप्लॉय कर दिए और हम प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो देखते हैं एग्जैक्टली कि किस तरह से प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है।
अब आप देखेंगे जो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजेंसीज हैं वो कहते हैं कि जो ऑयल स्लिक्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट उनको रोकना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्रिटिकल एरियाज में। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट एक तरीका होता है इस तरह के बूम्स लगाने का। तो बूम्स को हम फ्लोट कर देते हैं और इसके बीच में ऑयल जो है वो कलेक्ट होता रहता है, फिर उसको इकट्ठा करके वहां से निकाल लेते हैं, पंप आउट कर लेते हैं। तो कोस्टल एरियाज में इस तरह के ऑयल्स फार रीचिंग एरियाज में पहुंचने से बचाया जाता है। इसके अलावा डिस्पर्जन का मेथड होता है, ऑयल के जो थिक लेयर्स होती हैं उसको ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉल ड्रॉपलेट्स में, जिससे कि वो फाइनली सबमर्ज हो जाए और अलग अलग तरह से बट जाए। या फिर ऑयल को बर्न कर दिया जाता है, जितना ऑयल होता है वहीं बर्न हो जाए, वो आगे ना पहुंचे। स्किमिंग की जाती है, जहां पे बोट्स जो हैं वो स्किमर के थ्रू इन एरियाज को या इन ऑयल की इन प्रॉपर जो एक्यूमुलेटेड वो ऑयल होता है उसको लेके वो फाइनली शोर तक आ जाएं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये स्पिल्स जो हैं कंट्रोल किए जाते हैं। शोरलाइन फ्लशिंग होती है इनकी बूम्स के थ्रू, वैक्यूम के थ्रू, सॉल्वेंट्स के थ्रू बर्न कर दिया जाता है, या फिर मैनुअली इनको निकाला जाता है, या मशीन के थ्रू इनको लोडर्स में भरा जाता है। तो ऑयल स्पिल देखिए पहले भी बहुत होते आए हैं। अगर आपको याद हो कि इस तरह के जो ऑयल स्पिल्स हैं, ये 2020 में भी इस तरह का एक मेजर ऑयल स्पिल देखा गया था आपके ईस्टर्न कोस्ट पे अमेरिका के। तो ये ऑयल स्पिल्स बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। ऑयल स्पिल्स के बहुत सारे रीजंस होते हैं, कई बार इसके मैनमेड रीजंस होते हैं, कई बार इसके एनवायरमेंटल रीजंस होते हैं, लेकिन ये ऑयल स्पिल जो है वो आसपास की इकोलॉजी के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि जो ऑयल वहाँ पे मरीन उस पूरे लेयर पे या उस वाटर बॉडी पे लेयरिंग कर लेता है, उसकी वजह से वहाँ की जो मरीन लाइफ है, वहाँ की जो और लाइफ्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होती हैं। और सबसे बड़ी बात होता है कि इनको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनके ऑयल के ट्रेसेस बहुत लंबे समय तक रहते हैं। इनफैक्ट आपको याद होगा कि मालदीव्स और मॉरिशस के बीच में भी इस तरह का ऑयल स्पिल हुआ था और उससे भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज जो है उस एरिया में देखा गया था। तो ऑयल स्पिल एक बहुत फ्रीक्वेंट, अब आप देख रहे हैं, डिजास्टर हजार्ड होता जा रहा है, जिसको कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड की सारी कंट्रीज जो हैं या फिर जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कमिटेड हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ऑयल स्पिल्स जो हैं वो किसी भी रीज़न से हो सकते हैं। ये ऑयल्स, क्योंकि टैंकर्स या जितने ऑयल आप देखें, क्रूड ऑयल होता है जो रिफाइनरी से शिप होता है, रिफाइनरी तक आता है, तो वो कहीं ना कहीं होगा तो सी रूट के थ्रू, और जब सी रूट के थ्रू होगा तो इस तरह के डिजास्टर्स के डर या फिर खतरा जो है वो बना रहता है। अब यहाँ पे कंपनी यही कह रही है कि देखिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, हम तो बस अपना शिप अनलोड कर रहे थे। एक वेव काफ़ी लंबे समय से, हफ्ते भर से वहाँ वेव्स चल रही थी और उन वेव्स के चलते इस तरह का डैमेज हो गया। अब ये भी कहा जाता है कि जब आपको पता था कि उस तरह का वोल्केनिक इरप्शन है और जो एरिया है वो वेव्स को लेके काफ़ी ज़्यादा इस समय सेस्मिक जोन बना हुआ है, तो वहाँ पे इस तरह के जो एक्टिविटीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, तो कंपनी जो है अपना लोडिंग अनलोडिंग डिले कर सकती थी या फिर कोई और प्रिकॉशन ले सकती थी। तो देखते हैं एग्जैक्टली इसमें आगे क्या होता है, किस तरह के डैमेजेस होते हैं और किस तरह से यहाँ की मरीन लाइफ को अब रिस्टोर किया जाएगा। आशा करता हूँ टॉपिक क्लियर हो गया होगा, पूरा सिनेरियो समझ में आ गया होगा, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स क्लैरिटी आ गई होगी। अब आपको क्या करना है, आपको हमारा टारगेट प्रीलिम्स 2022 ज्वाइन करना है, फाउंडेशन ज्वाइन करना है। काफ़ी अच्छा कोर्स है 2022 प्रीलिम्स के लिए, 2023 के लिए भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।